हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त जा रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्फॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप बताना चाहूंगा कि नॉन कन्फॉर्मिस्ट मूवमेंट्स इन्हें क्यों कहा गया और नॉन कन्फॉर्मिस्ट किन को कहा जाता है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर सोसाइटी में जुल्म हो रहा है, सोसाइटी में अत्याचार हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो स्टेप्स लेते हैं, उनको नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। जैसे इसमें एक्टिविस्ट हो गए, इनमें रिफॉर्मर्स आ जाते हैं या आर्टिस्ट आ जाते हैं, ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट लोग कहलाते हैं। और यही नॉन कन्फॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्यों आई, बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों आया, इसके काजेज क्या थे, इन नई मूवमेंट्स के काजेज क्या थे, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद करो मैंने आपको वैदिक एज में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में पढ़ाया था कि डिफरेंस क्या थी, चेंज किस तरह से आई थी, और लेटर वैदिक एज किस तरह से वो ब्रूटल बन गया था लोगों के लिए। तो इन मूवमेंट्स का आना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहे। और अगर आप यही नोट्स चाहते हो तो बाय द वे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स बनाइए। फिर भी अगर आप यही नोट्स चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काजेज क्या थे इन नई मूवमेंट्स के, तो क्यों इन मूवमेंट्स को आना पड़ा। सबसे पहले वैदिक रिचुअल्स बिकेम एक्सपेंसिव, people were not able to do so, hence they accepted the new religion। जो वैदिक रिचुअल्स जो हमने लेटर वैदिक एज में पढ़ा था कि किस तरह रिचुअल्स चेंज होने लगे, वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक्सपेंसिव बन गए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो सैक्रिफाइसेस अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, कुछ लोगों को तो अलाउ ही नहीं किया जाता था सैक्रिफाइसेस करने के लिए, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त था लोगों के लिए और उन्होंने अपना वो जो रिलीजन था वो छोड़ के एक नया रिलीजन इख्तियार कर लिया, मीन्स बुद्धिज्म में या फिर जैनिज्म में वो आ गए। मतलब उन्हें एक नया रिलीजन चूज करना पड़ा। नंबर सेकंड इज सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। अगर आपको याद हो लेटर वैदिक एज में मैंने पढ़ाया था, आप अभी भी वो वीडियोस देख सकते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से चेक कीजिए, सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स थी। आपने वहां पे पढ़ा था कि कास्ट्स को वर्णास 4 बना दिए गए थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। और ये ब्राह्मण्स खुद को सुपीरियर मानते थे और जो शूद्रास थे वो लो कैस्ट के माने जाते थे, इंफीरियर माने जाते थे, उन पे बड़ा जुल्म किया जाता था। तो इसलिए वो जो डिप्रेस्ड लोग थे, ठीक है, ओप्रेस्ड लोग थे, वो वाला रिलीजन छोड़ के एक नए रिलीजन में आ जाते हैं। तो ये भी एक काज है नई मूवमेंट के आने का। अनदर फैक्टर इज कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑफर्ड द डिप्रेस्ड वंस एन ऑनरेबल प्लेस। कास्ट सिस्टम बड़ा खतरनाक बन गया था, रिजिड बन गया था, हार्ड बन गया था। ठीक है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जो शूद्रास थे, जो अनटचेबल्स थे, उनके साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, अछूत माना जाता था उनको। तो ये बड़ा खतरनाक सिस्टम बन गया था और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो नए दो रिलीजन उभर कर आ रहे थे, ये उन डिप्रेस्ड लोगों को एक ऑनरेबल प्लेस ऑफर कर रहे थे। मतलब इन रिलीजन्स में उनको इज्जत मिलती थी, तो डेफिनेटली जिसको जहां इज्जत मिलेगी वो वहीं जाना पसंद करता है। इज इट क्लियर टू यू? इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन वाज अनदर काज ऑफ न्यू मूवमेंट्स। अब इतना ही नहीं, लोग अब इंटेलेक्चुअली भी रेवोल्यूशनाइज होने लगे थे। ठीक है, लोगों का दिमाग भी बढ़ने लगा था, वो अब सही क्या है गलत क्या है उसमें डिफरेंशिएट कर सकते थे, फर्क कर सकते थे। तो ये सारी चीजें बढ़ने लगी थी। उन्हें हर किसी को पता है कि लेटर वैदिक एज में लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही थी, जुल्म हो रहा था, और ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है ये लोगों को आराम पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी एक काज है इन मूवमेंट्स का। इज इट क्लियर? तो ये हमने राइज या हमने काजेज पढ़े नई मूवमेंट्स के, और ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट मूवमेंट्स दो थी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हम वन बाय वन बुद्धिज्म को अच्छे से और जैनिज्म को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस आप वीडियोस गौर से और अच्छे से देखिए और हर कोई पॉइंट जो है समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म को, तो बुद्धिज्म को पढ़ने के बाद हम जैनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिज्म में 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़नी है, जिनको 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म। नंबर फर्स्ट इज बुद्धा, खुद लॉर्ड बुद्धा जो फाउंडर है बुद्धिज्म के, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नंबर सेकंड इज धम्मा, हिज टीचिंग्स, धम्मा कहते हैं उसकी टीचिंग्स, बुद्धा की टीचिंग्स को, वो हमें पढ़नी है कि उसकी टीचिंग्स क्या थी। एंड नंबर थर्ड इज संघा। संघा का मतलब है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के ऑर्डर से उनको संघा कहा जाता है, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म इनको कहा जाता है, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धम्मा और उसके बाद संघा। सो चलिए हम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। हर कोई बात जो यहाँ पे बताई जाएगी या जो लिखी है बुद्धा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है, आपको ये याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है और कई बार पूछी गई है। बुद्धा में हमें क्या पढ़ना है? बुद्धा में हमें बुद्धा की लाइफ के बारे में हमें पढ़ना है, बुद्धा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मीनिंग, बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड वन। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड का मतलब कि जो लोगों की नीड्स को समझे, ठीक है, लोगों को समझे, मॉडर्न तरीके के हैं लाइफ को गुजारने के, वो समझे, या जिसके पास इन सारी चीजों को डील करने का इल्म हो, नॉलेज हो, उसको हम एनलाइटेंड कहते हैं। तो बुद्धा का मतलब ही है एनलाइटेंड वन। ओके, आल्सो नोन एज सक्यामुनि एंड तथागाटा। इसको सक्यामुनि और तथागाटा के नाम से भी जाना जाता था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अर्लियर नेम इसका सिद्धार्था था, तो आपने कहीं ना कहीं पे इसका नाम सिद्धार्था गौतमा भी देखा होगा, क्योंकि इसका अर्लियर नेम सिद्धार्था था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया।
बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था क्योंकि इसने एक पूरा रेवोल्यूशन लाया था, जो जुल्म सितम ऑपरेशन हो रहे थे उसको खत्म किया था, तो इसलिए इसको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया मीन्स जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, एशिया, इसी की लाइट मतलब इसी की पूरी रोशनी। बॉर्न इन 563 बीसी ऑन द पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी इन नेपाल। और इनका जन्म हुआ है 563 बीसी में पूर्णिमा डे में। पूर्णिमा का मतलब होता है कि जिस जिस दिन फुल मून नाइट हो। फुल मून नाइट मतलब चांद पूरा का पूरा निकलता है। लुम्बिनी एक जगह है नेपाल के अंदर, वहां पे इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है कि नेपाल के अंदर इनकी बर्थ हुई है। 563 बीसी इनकी डेट ऑफ बर्थ है और पूर्णिमा डे में इनकी डेट ऑफ बर्थ हुई है। फादर का नाम क्या था? सुधोधना इनके फादर का नाम था, एंड मदर का नाम महामाया था। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख लेना है। डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ। जो इनकी मदर थी महामाया, जिन्होंने बर्थ दिया था इसको, तो वो इसके जन्म के बाद 7 दिनों के बाद वो इस दुनिया से चल बसती है। फिर इसकी स्टेप मदर जो है, जो देखभाल करती है इसकी, वो थी, उसका नाम था गौतमी। इसकी वाइफ थी जिसका नाम था यशोधारा, और इसका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुला। ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखने हैं अगर आप किसी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुला। ही लिव्ड हिज मैरिड लाइफ फॉर 13 ईयर्स। तो शादीशुदा जिंदगी इन्होंने 13 सालों तक गुजारी। 13 सालों तक शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय किया और फिर उसके बाद ये सन्यासी ले लेते हैं, रिनंसिएशन ले लेते हैं। ही लेफ्ट हिज पैलेस एट 29 विद हिज फेवरेट हॉर्स कंथक इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उसके बाद जब ये 29 साल के हो जाते हैं, 29 साल के बाद ये अपने पैलेस को, अपने महल को छोड़ के अपने घोड़े, जो फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, उसके साथ सच्चाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ 13 सालों तक एंजॉय की। 13 सालों के बाद ये सन्यासी ले लेते हैं, रिनंसिएशन ले लेते हैं, और 29 की एज में ये अपने पैलेस, अपने महल को छोड़ के चले जाते हैं सच्चाई की तलाश में। ही वॉन्डर्ड फॉर 6 years। वो 6 सालों तक ऐसे ही वैंडरिंग करते रहे, घूमते फिरते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बट एट द एज ऑफ 35 ही अटेन्ड निर्वाणा और एनलाइटनमेंट एट बोध गया आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 49 days अंडर द बोधि मींस पीपल ट्री। फिर क्या होता है, 6 सालों तक घूमने के बाद जब 35 साल के हो जाते हैं तो इन्हें निर्वाणा मिल जाता है। निर्वाणा मतलब एनलाइटनमेंट मिल जाती है। तो एनलाइटनमेंट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, एट बोध गया। और कहां पे मिलती है? बोध गया के अंदर। बोध गया बिहार के अंदर एक जगह है, ठीक है। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 49 days, 49 days तक ये बोधि मतलब पीपल पेड़ के नीचे इबादत करते रहे, मेडिटेटिंग करते रहे, और एट द एज ऑफ 35 इन्हें एनलाइटनमेंट मिल जाती है। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ नोन एज धर्मचक्र परिवर्तना। और ये पहला अपना सरमन जो है ये सरनाथ के अंदर डिलीवर करते हैं, जिसको धर्मचक्र परिवर्तना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है कि गौतम बुद्धा का फर्स्ट सरमन कहाँ पे हुआ था और उसको क्या कहा जाता था? सरनाथ के अंदर। सरमन का मतलब होता है जो रिलीजियस प्रीचिंग्स या रिलीजियस टीचिंग्स जो ये डिलीवर करते हैं, लोगों तक अपनी ये मैसेज पहुंचाते हैं, उसको सरमन कहते हैं, ठीक है। इसने सरनाथ के अंदर डिलीवर की थी और उसको धर्मचक्र परिवर्तना भी कहा जाता था। रिमेंबर इट। महापरिनिर्वाण और डेथ एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC इन माला कोशीनगर। तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसको महापरिनिर्वाणा भी कहा जाता है। तो ये टर्म्स भी आपको याद रख लेनी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये टर्म्स ही पूछी जाती हैं। तो फिर एक स्टूडेंट जो है परेशान हो जाता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो सुना ही नहीं था। तो एक्चुअली ये कुछ होता ही नहीं है, ये बहुत ईजी है। महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ इनकी 80 एट द एज ऑफ 80 हो जाती है, मतलब 80 साल तक ये जीते हैं और उसके बाद ये इस दारुल फानी से रुखसत हो जाते हैं एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC। ये डेट भी याद रखनी है। और कहाँ? माला याद करो, मैंने आपको माला एक महाजना पढ़ाया था और उसकी कैपिटल जो है कोशीनगर है। कोशीनगर के अंदर ये मरते हैं। लास्ट सरमन कहां दिया था? वैशाली के अंदर। फर्स्ट और लास्ट, इसमें सरमन तो बहुत सारे दिए थे बट इंपॉर्टेंट जो होता है वो फर्स्ट और लास्ट होता है। फर्स्ट कहां दिया था और लास्ट कहां दिया? फर्स्ट दिया था सरनाथ के अंदर एंड लास्ट दिया था वैशाली के अंदर। आफ्टर डेथ हिज रिमेन्स वर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड 8 स्तूपास वर बिल्ट ऑन देम। और मरने के बाद उसके जो रिमेन्स थे, जो एशेस थे, राख वगैरह, उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया और 8 स्टूपास उनके ऊपर बना दिए गए। जैसे मुस्लिम कल्चर में क्या होता था, ग्रेव के ऊपर टॉम्ब्स बनाए जाते थे, श्राइन्स वगैरह बनाए जाते थे, तो इसी तरह स्टूपास होते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जहां पे बुद्धिस्ट प्रीस्ट्स या मॉन्क्स अपनी रिलीजन की टीचिंग्स को डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये 8 स्टूपास बनाए गए थे। फेमस स्टूपा जो है उनमें से सांची स्टूपा है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके गाइस, तो हमने पहला पिलर जो था बुद्धा वो हमने पढ़ लिया है। तो द धामा, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। तो धामा किनको कहा जाता था? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी उनको हम धामा कहते हैं। 4 ग्रेट ट्रूथ्स, 4 बड़े सच जो बुद्धा ने बताए थे, वो क्या क्या थे? नंबर फर्स्ट इज सब्बम दुक्खम। सब्बम दुक्खम का मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। बुद्धा ने ये बताया था कि ये जो पूरी दुनिया है ये सॉरोज और मिजरी से भरी पड़ी है, मतलब दुख, दर्द और परेशानियों से भरी पड़ी है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी कोई परेशानी ना हो।
ठीक है, आज भी हम देखते हैं कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ हो। नंबर सेकंड इज दवादिश निदिन। दवादिश निदिन का मतलब है द काज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर्स। उसने कहा कि ये पेन और मिजरी जो है, ये दुख दर्द और परेशानियां जो है, इनका काज क्या है, किसकी वजह से है? ये डिजायर्स की वजह से। डिजायर्स मतलब इंसानी ख्वाहिशातें जो हैं। इंसान के पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी बीवी होनी चाहिए, अच्छा एक बंगला होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, तो ये डिजायर्स हैं और इसी के चक्कर में इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। नंबर थर्ड इज निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है फ्रीडम, मुक्ति, आज़ादी। तो इन सारी चीज़ों से, इस पेन और इस मिजरी से हम कैसे फ्रीडम ले सकते हैं, ये भी बताया गया है। पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर्स। ये जो मिजरी और पेन है, इसको हम खत्म कर सकते हैं कैसे? अपनी डिजायर्स पे, अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करके। जब हम अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करेंगे तो ये पेन और मिजरी जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नंबर फोर्थ इज अष्टंगिका मर्गा। अष्टंगिका मर्गा का मतलब है डिजायर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। अब बात यहाँ पे ये बनती है कि डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, देखिए, ये पहले बताया गया था कि पूरी दुनिया में सौर और मिजरी है। ठीक है, अब इसका काज क्या है कि डिजायर्स हैं, ख्वाहिशातें हैं, बहुत कुछ करना है। तो अब हम इस पेन और मिजरी को कैसे खत्म कर सकते हैं? इस डिजायर पे कंट्रोल करके। अब इस डिजायर पे कैसे कंट्रोल करना, ये भी बताया गया है कि डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम एट फोल्ड पाथ के जरिए। जो बुद्धा का एट फोल्ड पाथ है, जो 8 बातें बताई गई हैं, उनको जब हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल कर लेंगे। मीन्स हम सॉरोज और मिजरीज को खत्म कर देंगे। तो अब ये एट फोल्ड पाथ जो है, ये क्या था, इसमें क्या क्या आता है? आदि की मैंने ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, माइंड मैप बनाया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एट फोल्ड पाथ की ये 8 बातें आपको याद रखनी है। नंबर फर्स्ट इज राइट व्यू। उसने बताया कि आपकी नज़र ठीक होनी चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपको किसी ने गलत नज़र के साथ नहीं देखना है। राइट इंटेंशन, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, इंटेंशन साफ होना चाहिए, कुछ गलत नहीं सोचना है किसी के बारे में। राइट स्पीच, आप जो बोलोगे सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। ठीक है, जब गलत बोलते हैं तो लड़ाइयाँ फसाद झगड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। राइट एक्शन, जो आप काम करोगे वो सही होना चाहिए, गलत काम नहीं करना है। राइट लाइवलीहुड, ये कॉमन सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, ये आप समझ रहे होंगे। राइट लाइवलीहुड, आप जो जिंदगी जी रहे हो उसको सही तरीके से जीना है, गलत काम करके नहीं जीना है। राइट एफर्ट, जो आप काम कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, उसके लिए आपको पूरे एफर्ट्स देने पड़ेंगे, सही से फोकट की चीज़ें नहीं लेनी है, आपको मेहनत करनी है। राइट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से काम करना है। आप अपनी लाइफ गुजारिए बट कंसंट्रेशन के साथ, कहीं इसमें गलती ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को हर्ट ना हो। एंड राइट माइंडफुलनेस, आपका माइंड पवित्र होना चाहिए, आपके दिमाग में गंदे और खुराफात नहीं होने चाहिए, आपका माइंड जो है इन गंदे कामों से फ्री होना चाहिए, आपका माइंड ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बुद्धा ने बताई थी, ये बुद्धा की टीचिंग में, दमा में आती हैं। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। बिलीफ इन अहिंसा। बिलीफ इन अहिंसा, तो एक और कंसेप्ट था इसकी टीचिंग्स में अहिंसा का। वन शुड नॉट कॉज इंजरी और हर्ट एनी एनिमल और मैन। अहिंसा का मतलब है कि हमें किसी शख्स को, किसी जानवर को या किसी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना है, उसे तकलीफ नहीं पहुंचानी, उसको इंज्योर नहीं करना है। ठीक है, उसको नहीं मारना नहीं है, अहिंसा नहीं करनी है। बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, कर्मा एक और कंसेप्ट था, एक और लॉ था, लॉ ऑफ कर्मा जिसको कहा जाता था। तो कर्मा किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कर्मा के मुताबिक वट एवर थॉट्स और एनर्जी यू पुट आउट यू गेट बैक, गुड और बैड। एज यू सो सो शैल यू रीप। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसा आप बीजोगे वैसा आप काटोगे। तो कर्मा यही कहता है कि जो आप सोचते हो किसी के बारे में, जो आप एनर्जी निकालते हो, वो आपको वापस मिलती है। मतलब अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। आपने ये बात भी सुनी होगी, हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम उसमें खुद गिर जाते हैं। ये क्या है? ये लॉ ऑफ कर्मा है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बीजोगे वैसा आप काटोगे। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है। ये टीचिंग्स भी हमें बुद्धा ने दी थी। तो ये धम्मा हमने पढ़ लिया। ठीक है, बुद्धा के बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरा जो पिलर था दैट इज द संघा। द संघा जो है तीसरा पिलर है। तो ये संघा पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक है बुद्धिज्म का वो हम क्लियर करेंगे और अगली वीडियो में हम जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिस्ट्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। तो संघा क्या था? मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर्स हुआ करते थे मॉन्क्स और नन्स के, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के। तो संघा में क्या कौन कौन लोग होते हैं? मॉन्क्स होते हैं और नन्स होते हैं। तो मॉन्क्स को भिक्षुज कहा जाता था और नन्स को भिक्षुनीज भी कहा जाता है। ठीक है, मॉन्क्स और नन्स को भिक्षुज और उसके साथ साथ शमनास भी कहा जाता था। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, संघा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी इन बुद्धिज्म। संघास जो है ये इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी बुद्धिज्म के माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बुद्धिज्म की ये अपनी इस रिलीजन को स्प्रेड आउट करते हैं, ये इनकी टीचिंग्स को डिलीवर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ये इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कहा जाता है। 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो संघा में आपने इतना ही याद रखना है कि ये मॉन्क्स और नन्स होते हैं, इनके ऑर्डर्स होते हैं, यही होते हैं। और मॉन्क्स को भिक्षुज भी कहा जाता है और नन्स को भिक्षुनीज भी कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द संघा। अब 4 इंपॉर्टेंट बड़ी काउंसिल्स जो बुद्धिज्म की हुई थी वो कौन कौन
सी थी वो हमें देखनी है। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल्स तो बहुत सारी हुई थी, असेंबली जैसे मतलब मिलते थे बैठ के, कोई मीटिंग होती थी, उसका फिर एक आउटकम आता था, वो हमें पढ़नी है। कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, कई सारी काउंसिल्स हुई हैं, बट इंपॉर्टेंट 4 जो थी वो हमें याद रखनी है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। 4 काउंसिल्स विद प्लेसेस, पैट्रोनेज एंड आउटकम्स। 4 काउंसिलें जगहों के साथ साथ मतलब कहाँ पे हुई थी, और पैट्रोनेज किस बादशाह के पैट्रोनेज में हुई थी, एंड आउटकम और फिर रिजल्ट क्या आया, वो जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का रिजल्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट काउंसिल जो थी, फर्स्ट काउंसिल कौन सी थी और ये कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। ये आपको याद रखनी है डेट, 483 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। ये कैपिटल थी मगध की, आपको याद होगा, मगध मैंने आपको पढ़ा दिया है, मगध की कैपिटल। तो किसके पैट्रोनेज में हुई थी? अजात शत्रु, किंग अजात शत्रु, याद करो, हरियंका डायनास्टी मैंने आपको पढ़ाया था। बिंबिसारा पहला रूलर था और दूसरा रूलर था अजात शत्रु और तीसरा रूलर था उडैन। अजात शत्रु के पैट्रोनेज में फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई थी। ये पूछा जा सकता है किसके पैट्रोनेज में फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई थी, तो अजात शत्रु याद रखना है। तो आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया? जब कोई मीटिंग होगी तो कोई रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। डिवाइडेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इनटू 2 पिटाकास। देखिए क्या हुआ, जो धमा था, बुद्धा धमा मतलब बुद्धास टीचिंग्स जो थी उनको 2 पिटाकास के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पिटाकास मतलब ऐसा याद रखो कि 2 बुक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट इज विनय पिटाका एंड नंबर सेकंड इज सुत्ता पिटाका। विनय पिटाका एंड सुत्ता पिटाका। तो ये भी याद रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है कि रिजल्ट क्या आया था फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म का। विनय पिटाका और सुत्ता पिटाका के अंदर इस टीचिंग को डिवाइड कर दिया गया था। नंबर सेकंड इज थर्ड 383 बीसी, सेकंड काउंसिल जो हुई थी 383 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी। और किसके पैट्रोनेज में हुई थी? कालाशोका के पैट्रोनेज में। कालाशोका बादशाह किंग जो था उसके पैट्रोनेज में हुई थी। और आउटकम क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था? फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो फॉलोअर्स थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स जो थे, उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। नंबर फर्स्ट इज स्थावीर मदनीज और दूसरा था महासंघिका। फॉलोअर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, स्थावीर मदनीज और महासंघिका। थर्ड काउंसिल, तीसरी काउंसिल जो हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी। कहाँ? पतलीपुत्रा में हुई थी। और किसके पैट्रोनेज में हुई थी? अशोका किंग के पैट्रोनेज में हुई थी। अशोका मौर्यन अंपायर का जो किंग था, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं मौर्यन अंपायर, वहाँ पे आप अशोका के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। तो आउटकम क्या आया? तीसरी काउंसिल का आउटकम क्या आया? थर्ड पिटाका, ठीक है। तीसरा पिटाका अब ये बन जाता है वाज मेड, तीसरा पिटाका बन जाता है। तो अभी हमने पहली काउंसिल में देखा था 2 पिटाकास बन गए थे, टीचिंग्स को 2 पिटाकास के अंदर डिवाइड कर दिया गया। लेकिन तीसरी काउंसिल में एक और पिटाका बन जाता है, एक और ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और उसका नाम क्या रख दिया जाता है? अभिधमा, ठीक है। और 3 पिटाकास वेर कॉल्ड एज त्रिपिटाकास, और 3 पिटाकास को त्रिपिटाकास कहा जाता था। 3 मीन्स 3 एंड पिटाकास मीन्स पिटाकास। कोडेड इन पाली लैंग्वेज। ये भी याद रखना है आपको कि जो तीसरा पिटाका बना था वो किस लैंग्वेज में था? पाली लैंग्वेज में। फोर्थ काउंसिल, जो चौथी काउंसिल हुई थी, ये कब हुई थी? 472 एडी में हुई थी, एट कश्मीर। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के अंदर हुई थी। कश्मीर में एक जगह है कुंडलवारा, वहाँ पे ये हुई थी। और किसके पैट्रोनेज में? कनिष्का बादशाह के पैट्रोनेज में। और आउटकम क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था? डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू महायाना एंड हिनायाना सेक्ट्स। अब बुद्धिज्म को ही, रिलीजन को ही सेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अभी तक तो हम देखते थे कि टीचिंग्स को डिवाइड किया जाता था, बट फोर्थ काउंसिल में रिलीजन को डिवाइड कर दिया गया सेक्ट्स के अंदर, जैसे महायाना और हिनायाना, 2 सेक्ट्स। जैसे इस्लाम में सेक्ट्स हैं, मुस्लिम शिया हैं और मुस्लिम सुन्नी हैं, इसी तरह बुद्धिज्म को भी डिवाइड कर दिया गया महायाना और हिनायाना सेक्ट्स के अंदर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दैदामा एंड दैसांगास एंड द काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म। जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फाउंडर कौन है जैनिज्म का, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर है वो कौन है, और इसका डिक्लाइन कैसे होता है बाद में, या टीचिंग्स जो है महावीरा की वो कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, जैनिज्म। फाउंडर, सबसे पहले हमें देखना है कि जैनिज्म को किसने फाउंड किया था। तो आपको नाम याद रख लेना है, जैनिज्म का फाउंडर ऋषभनाथ था। ऋषभनाथ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट भी है। और टोटल जो थे तीर्थंकारा वो 24 थे। तीर्थंकारा को हम कहते हैं गुरुज या प्रॉफिट्स, जैसे इस्लाम में हम कहते हैं कि पैगंबर। और कितने थे? तकरीबन कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर थे। तो इसी तरह इनके जैनिज्म में गुरुज या प्रॉफिट्स या आप कह ले 24 थे मेन। तीर्थंकारा उनको कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। तो पहला तीर्थंकारा कौन था, फर्स्ट कौन था, इंपॉर्टेंट कौन था? जैसे इस्लाम में पहला था हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे प्रॉफिट पहले, ठीक है। तो इसी तरह ऋषभनाथ जो था ये पहला तीर्थंकारा था, ठीक। और हर किसी तीर्थंकारा का, हर किसी प्रॉफिट, हर किसी गुरु का अपना एक एम्बलम हुआ करता था। तो ऋषभनाथ का जो एम्बलम था वो बुल था, बैल, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ऋषभनाथ का एम्बलम क्या था? बुल उसका एम्बलम था, ये याद रखना है। 23rd तीर्थंकारा जो था उसका नाम था पार्श्वनाथ, और उसका एम्बलम, उसका निशान जो था, सिंबल था, वो स्नैक था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे कहाँ चले गए। देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम प्रोस्पेक्ट से, वो फर्स्ट और या लास्ट वन होता है। 23rd तीर्थंकारा जो था वो पार्श्वनाथ था।
24 और लास्ट तीर्थंकर का नाम था वर्धमान महावीरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका एम्बलम, इनका सिंबल जो था वो लाइन था, शेर। ये भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि लास्ट तीर्थंकर कौन था जैनिज्म में, तो वर्धमान महावीर। तो अभी हम महावीरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी जो मेन टीचिंग्स है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिक्लाइन पढ़ेंगे। रिलीजियस टेक्स्ट्स ऑफ जैन्स, जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं जैन्स की, उनको कल्पसूत्रा कहा जाता है, कल्पसूत्रा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्धमान महावीर के बारे में। लेकिन आगे चलने से पहले मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स साथ साथ में बनाइए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, नोट्स आपको चाहिए, यही नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको एज सच हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। वर्धमान महावीर बॉर्न इन कुंडाग्राम बिहार इन 540 BC। डेट याद रखनी है आपको कि ये कब पैदा हुए थे और कहाँ। 540 BC में ये पैदा हुए हैं और कहाँ, कुंडाग्राम बिहार के अंदर। इनके बाप का नाम, फादर का नाम था सिद्धार्था, और इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, और उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। फादर का नाम सिद्धार्था, मदर का नाम त्रिशाला एंड वाइफ का नाम यशोदा। एट द एज ऑफ 30 हिज पेरेंट्स रिनाउंस्ड एंड ही बिकेम एसिटिक। तो 30 साल की उम्र में क्या होता है, इसके पेरेंट्स इस दुनिया से चल बसते हैं, वो वफात करते हैं और ये सन्यासी बन जाता है। एसिटिक मतलब ये सन्यासी, अपना घर बार छोड़ के ही निकल पड़ता है। एट द एज ऑफ 43 ही गॉट एनलाइटनमेंट। और 30 की, देखो 30 की एज में ये निकला था जब ये 30 साल का था, और 43 की एज में इसे एनलाइटनमेंट मिल जाती है, इसे विजडम, इसे पावर, इसे नॉलेज मिल जाती है। मतलब ही गॉट द एनलाइटनमेंट आफ्टर 13 ईयर्स व्हेन ही लीव हिज होम। ठीक है, फर्स्ट सरमन, जो इसकी फर्स्ट स्पीच थी, रिलीजियस स्पीच, वो कहाँ पे हुई थी, विथुलंचल हिल्स। विथुलंचल हिल्स राजगीर मगध के अंदर, विथुलंचल पर्वत जो है मगध के अंदर, वहां पे इन्होंने पहली अपनी रिलीजियस स्पीच दी थी। महावीर टाइटल, इसका एक टाइटल भी था, इसका एक लक़ब भी था, अरिहंत। ठीक है, जिसका मतलब होता है वर्दी, मतलब बहुत कीमती, बहुत रेस्पेक्टेबल। डेथ, और ये कब मरे, पटना के अंदर मरे हैं एट द एज ऑफ 72 ईयर्स इन 468 BC। 468 BC में इनकी डेथ हो जाती है, जब ये 72 साल के थे, एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। अब हम इनकी टीचिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, नॉट टू स्टील, नॉट टू इंजर, नॉट टू लाई, नॉट टू पोजेस एंड सिलिबेसी मीन्स ब्रह्मचार्य। ये 4-5 चीज़ें इन्होंने बताई थी कि ये करनी है। स्टील का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है, और इन्होंने कहा था कि किसी को इंजर नहीं करना है, किसी को जख्म नहीं पहुंचाना है, किसी को मारना नहीं है। ठीक है, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू पोजेस मतलब ओनरशिप नहीं दिखानी है बार बार किसी चीज़ की ग्रीड, किसी चीज़ की लालच नहीं करनी है, एंड सिलिबेसी। और इन्होंने कहा था कि ब्रह्मचार्य बनना होगा अगर आपको सच जानना है तो, मतलब अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। After his death in Chandragupta Maurya's reign, famine occurred due to which some monks moved from Ganga Valley to Deccan। तो अब क्या होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में जब फेमाइन आ जाती है, जब अकाल आ जाता है, तो कुछ लोग, कुछ मॉन्क्स जो हैं, जो रिलीजियस पीपल थे, वो गंगा प्लेन से, गंगा वैली से वो डेक्कन यानी कि साउथ की तरफ, नीचे की तरफ चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और इस तरह से ये 2 सेक्ट्स के अंदर, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जो जैन्स थे वो 2 हिस्सों में या 2 सेक्टर्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वो जो वहीं पे रहे, गंगा वैलीज में रहे, और दूसरे जो डेक्कन की तरफ भाग के गए। ठीक है, पहला जो सेक्टर था उसका नाम था दिगंबराज। दिगंबराज दे मूव टू मैसूर कर्नाटक। ये कहाँ मूव हुए, मैसूर कर्नाटक की तरफ चले गए। देयर लीडर वाज भद्रबहू, उनका लीडर जो था वो भद्रबहू था। और दे इंसिस्टेड ऑन द रिटेंशन ऑफ न्यूडिटी। उनका लीडर जो था भद्रबहू था, तो उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया, न्यूडिटी पे, मतलब नंगा घूमना है, कुछ पहनना नहीं है, जैसे हैं, जैसे ऊपर से आए हैं वैसे ही हमें रहना है और वैसे ही हमें जाना भी है, कुछ पहनना नहीं है, बॉडी को कवर नहीं करना है, ऐसे नंगे घूमते फिरो। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई सारी जो जैन टेम्पल्स हैं, वहाँ पे आपने फिगराइंस देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी, जो मतलब पूरी की पूरी न्यूड है, नंगी है। जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, चाहे मेल को या फीमेल को, वो भी वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो ये एक सेक्ट था जैनिज्म का, दिगंबराज। और दूसरा जो सेक्ट था उनका नाम था श्वेतंबराज। श्वेतंबराज दे सेक्ट यानी कि रिमेन्ड इन मगध। ये वो सेक्ट था, ये वो हिस्सा था जो मगध के अंदर ही रहे थे। ठीक है, गंगा प्लेन्स में, गंगा वैली में के अंदर ही रहे थे। और इनका लीडर जो था वो कौन था, स्थूलभद्रा। स्थूलभद्रा उनका लीडर था। तो आपको ये बातें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। दिगंबराज ये एक सेक्ट है, ठीक है, इनका लीडर कौन था, भद्रबहू। और दूसरा सेक्ट कौन था, स्तंभराज, और उनका लीडर कौन था, ये स्थूलभद्रा था। और वो कौन थे, जो मैसूर या कर्नाटक मतलब डेक्कन की तरफ जो मूव हो गए थे। और श्वेतंबराज कौन थे, जो मगध के अंदर ही रहे थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दे अलाउड देयर फॉलोअर्स टू वियर वाइट गारमेंट्स। जो ये श्वेतंबराज हैं, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को वाइट गारमेंट्स पहनने के लिए अलाउ कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि आप अपनी बॉडी को वाइट गारमेंट से कवर कर सकते हैं। अब आ जाती हैं टीचिंग्स ऑफ महावीर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। सबसे पहले आपने देखा कि लेटर वैदिक एज में वेदास की जो अथॉरिटी थी वो सारी की सारी महावीर ने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, और इसलिए लोग महावीरा को फॉलो करने लगे, जैनिज्म को फॉलो करने लगे, क्योंकि लेटर वैदिक एज में जो कॉमन पीपल थे, कॉमन लोग थे, वो सैक्रिफाइसेस को, रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए उन्हें जैनिज्म अच्छा लगा और जैनिज्म में वो चेंज हो गए। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस। तो ये भी उनकी टीचिंग्स थी कि सैक्रिफाइस को परफॉर्म करना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिजेक्टेड द सुप्रीम पावर।
पावर, इसने ये कहा कि सुप्रीम पावर जो आप कह रहे हो, देयर इज अ सुप्रीम पावर या देयर इज अ ओनली क्रिएटर, तो ये अथॉरिटी भी, ये चीज़ भी, ये बिलीफ भी उसने रिजेक्ट कर दिया। नो बिलीफ इन कास्ट सिस्टम, और वो कास्ट सिस्टम पे भी बिलीफ नहीं करते थे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था वर्नाज के बारे में, 4 बड़े वर्नाज बन गए थे, क्षत्रियाज, ब्राह्मण्स, वैश्याज और शूद्राज, ये सारी चीज़ें उन्होंने कैंसिल कर दी। तो इसीलिए लोग, जो मेजॉरिटी लोग थी वो सफ़र कर रही थी, तो वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए। पीपल हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोग जो सच्चाई जानना चाहते हैं अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट दिस वर्ल्ड, तो उनको अपने घर, अपने होम्स, अपने कंफर्ट्स उनको छोड़ने पड़ेंगे, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको ब्रह्मचार्य, उनको एसेटिक या हम कहें सन्यासी बनना पड़ेगा। लीड ए सिंपल एंड प्योर लाइफ, उन्होंने कहा कि हमें सादी जिंदगी और प्योर लाइफ जीनी पड़ेगी, नॉट टू स्टील, और चोरी नहीं करनी है। ये भी उनकी टीचिंग्स में एक टीचिंग है। नॉन वायलेंस, उनकी ये भी मैसेज रहती थी कि नॉन वायलेंस मतलब तोड़ फोड़, मारपीट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ त्रिरत्ना, उनकी 3 कही हुई चीज़ों को त्रिरत्ना कहा जाता है। और वो 3 चीज़ें कौन सी थी? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शंस। याद करो, हमने बुद्धिज़्म में भी पढ़ा था, जो 8 फोल्ड पाथ था बुद्धिज़्म का, उसमें भी ये 3 चीज़ें इंक्लूड थी, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। तो महावीर ने भी ये कहा कि इंसान का फेथ राइट होना चाहिए, नॉलेज, जो ज्ञान, जो इल्म मिल रहा है, ये सही होना चाहिए, और राइट एक्शन, जो आप डीड्स, जो आप काम करोगे, वो सही होने चाहिए। ये इसको त्रिरत्ना कहा जाता है। जैनिज्म रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन चंद्रगुप्त मौर्यस टाइम, और जैनिज्म पीक पे कब था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। जैन लिटरेचर इज इन अर्धमगधी एंड प्राकृत डायलेक्ट्स, तो जैन लिटरेचर जो है वो किस डायलेक्ट, किस लैंग्वेज में है? अर्धमगधी और प्राकृत लैंग्वेज में। तो बुद्धिज्म किस लैंग्वेज में है? वो पाली लैंग्वेज में है। पाली बुद्धिज्म एंड प्राकृत जैन। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, टीचिंग्स देख लिए, महावीरा की लाइफ के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, जैनिज्म के जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो हमने देख लिए, फाउंडर कौन थे, तीर्थंकराज कौन कौन से हैं, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हमें बचता है हमारे पास डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। तो डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन के रीजंस कौन से थे, लोग जैनिज्म को छोड़ के बाकी दूसरे रिलीजन्स में क्यों कन्वर्ट हो रहे थे, तो ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज टेकन सीरियसली। जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया था। जो महावीरा ने कहा था कि किसी को इंज्योर नहीं करना है, किसी को किल नहीं करना है, मारना नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट जो था अहिंसा का, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया था। तो आगे के पॉइंट्स में हमें ये पता चल जाएगा कि ये इतना सीरियस क्यों लिया गया था। दे एडवाइज्ड वन शुड नॉट टेक मेडिसिन बिकॉज इट किल्स जर्म्स। देखिए, ये इनकी सोच थी, ये इनकी कॉन्सेप्ट से उन्होंने ये कहा था कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, अगर आप बीमार भी हो जाते हो तो हमें मेडिसिन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि अंदर के जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे, मतलब वो किल हो जाएंगे, अहिंसा होगी। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। अब बताइए, अगर कोई बीमार हो जाता था, अगर वो मेडिसिन नहीं खाएगा, वो उन जर्म्स को मारेगा नहीं, वो तो खुद मर जाएगा, बंदा खुद मर जाएगा। तो इसलिए लोग परेशान हो गए थे। इन रूल्स को फॉलो करते करते वो बड़े तंग आ चुके थे। एट द एंड उन्होंने जैनिज्म को ही छोड़ दिया। दे बिलीव्ड दैट देयर इज लाइफ इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो रिफ्रेन्ड फ्रॉम हार्मिंग देम। जैनिज्म का ये भी कंसेप्ट था, ये वो कहते थे कि हर किसी चीज़ के अंदर सोल है, हर किसी चीज़ के अंदर जान है, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ट्रीज हो, ठीक है, तो हमें उनको हार्म नहीं करना चाहिए, हमें उनको नुकसान नहीं करना चाहिए। अब बताइए, अगर फ्रूट्स को हम खाएंगे नहीं, वेजिटेबल्स को खाएंगे नहीं, तो इनको कौन खाएगा? तो यहाँ सीधी सी बात है, लोग जैनिज्म को छोड़ने के लिए बड़े मजबूर हो गए थे। सच प्रैक्टिसेस वर अनएक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल, तो ये प्रैक्टिस जो है अनएक्सेप्टेड थी लोगों के लिए, वो ये सारे काम कर नहीं सकते थे जो जैनिज्म बता रहा था। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो कुछ बताई थी, बाकी टीचिंग्स जो थी वो तो ठीक थी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इन पे लोग उतर नहीं रहे थे। देयर वॉज नो सपोर्ट ऑफ लेटर किंग्स, और लेटर किंग्स का भी सपोर्ट नहीं रहा। जब किंग्स का सपोर्ट नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं रहेगा रिलीजन में, तो वो फिर ग्रो भी नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जैनिज्म के डिक्लाइन का रीज़न बन जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाया करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो मुझे मैसेज करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। आप इन नोट्स को रिवाइज करो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो।